Hello everyone and welcome you all to Gyan Sagar classes. This is CS Chandan Sharma and today we are going to review paper number 1 of CS Executive JIGL Jurisprudence Interpretation and General Laws. न्यू सिलेबस का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये डाउट था कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, जो डाउट पेपर आने के साथ ही हमारा क्लियर हुआ. यस, द पेपर वॉज अ लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जो बोला गया था वैसा पेपर नहीं आया. 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हमें पेपर में कहीं भी नहीं दिखाई दिए. इस वजह से बच्चे थोड़े से परेशान हुए. मे बी उनको ये लगा कि उनके साथ कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है. तो हम उन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे. अभी हम सिर्फ ये बात करेंगे कि पेपर ऑल्दो अनएक्सपेक्टेड था, आई ऑल्सो अग्री अपॉन द सेम, कि हम ऐसा पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हमने तैयारी करी तो क्या हम इस पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस. कैसा रहा पेपर? डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था? कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं वो यहां पे हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर अगर वो एमसीक्यूज वाले डाउट को हटा दें तो उसके अलावा पेपर ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत अलग था. ओल्ड सिलेबस में जहां पे आपको 80% तक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते थे, 20% केस स्टडी आती थी, ये बिल्कुल अपोजिट हो गया इस बार. यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जिनमें आपको केस स्टडी जैसा कुछ दिखाई दिया, और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे कम मिले आपको. जो 20 मार्क्स का पहला ही क्वेश्चन था वो बेसिकली एक केस स्टडी से ही स्टार्ट हुआ है. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो एक्चुअल में डिफेमेशन की एक केस स्टडी आपको बताई गई है. इफ यू लुक इनटू द केस स्टडी, दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल एक केस स्टडी बताई गई है. पर क्योंकि बच्चे शायद पैनिक हो गए, इसलिए मे बी हो सकता है उनका थोड़ा टाइम उस सिचुएशन से ओवरकम करने में लग गया होगा. तो पेपर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेंदी लगा होगा उनको, क्योंकि उन्होंने थोड़ा टाइम उस चीज में भी वेस्ट किया होगा कि एमसीक्यूज कहाँ हैं, ढूंढने लग गए होंगे. तो वो वाला चीज थोड़ा सा गलत था. बाकी अगर देखा जाए तो पेपर वॉज नॉट सो डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग द पेपर इज वेरी इजी, कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे तो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था, नो. बट किसी भी बच्चे ने अगर डिसेंट स्टडी की है, डिसेंट स्टडी मतलब रेगुलर क्लासेस, प्रॉपर रिवीजन, मैराथन, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ दिया है, तो उस बच्चे के लिए ये कहीं भी डिफिकल्ट नहीं था. यस, नॉट सो इजी बट नॉट सो डिफिकल्ट. तो मेरा जो इस पेपर का जजमेंट एनालिसिस के बाद रहा है वो है मॉडरेट काइंड ऑफ. हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. हम इसमें क्या एग्जामिशन ला सकते हैं? यस, डेफिनेटली इसमें एग्जामिशन भी लाई जा सकती है. और रेगुलर क्लासेस जिन भी बच्चों ने अटेंड किए उन लोगों के डेफिनेटली इसमें एग्जामिशन आ सकती है. ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था. अब यहां पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो मैंने आपको बताया केस स्टडी थी, एक डिफेमेशन से रिलेटेड आपको केस स्टडी मिली थी. उसमें फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे. क्वेश्चन क्या थे बेटा? ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे पहले ये बता देता हूं. ये क्रिमिनल लॉ वाला जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे. क्रिमिनल डिफेमेशन इन इंडियन लॉ, सेक्शन नंबर 499 ऑफ आईपीसी आपको यहां पे एक्सप्लेन करना था. डिफेमेशन क्या होता है उसके बारे में बताना था. देन आफ्टर एंटिसिपेटरी बेल, बेटा ये सीआरपीसी का टॉपिक है. एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है क्या अक्यूज अली खेतान एंड जॉन ऑगस्टिन को? मेंटेनेबल है क्या? इसमें ऊपर ये ऑफेंस बताया गया बेटा बेलेबल, और एंटिसिपेटरी बेल कौन से ऑफेंस में मिलती है? नॉन बेलेबल में. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो. नो, एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड. तो अगर डिफिकल्टी की बात करूं तो कहां डिफिकल्ट है बेटा क्वेश्चन? हाँ, बस डायरेक्ट नहीं पूछा गया, हर चीज को केस बेस्ड पूछा गया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया. तो यू वुड डेफिनेटली नॉट एग्री अपॉन दिस थिंग कि बेल यहां पे एंटिसिपेटरी नहीं होगी, नॉर्मल बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. Whether the complaint filed by Ali Khetan and John Augustine against Sister Mary Fernandez leads to libel, defamation और slander. अब बेटा देखो, इसमें आपको क्या बताना है? बच्चे क्या बोलेंगे कि हमें सिर्फ ये बताना था लाइबल है या स्लेंडर. बेटा 3 मार्क्स में खाली लाइबल स्लेंडर लिखने से काम नहीं चलेगा. फर्स्ट यू नीड टू टेल defamation is of 2 types. Libel is permanent, written form, पिक्चर्स की फॉर्म में इस तरह से हो सकता है, और जो स्लेंडर है वो टेम्पररी है, एड्रेस टू नॉर्मली ईयर, वो बताना है. फिर ऊपर जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग जज करके बताना है कि ये स्लेंडर था या लाइबल था. तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टास्क ज्यादा था कि चीजें
प्रॉपर वे में प्रेजेंट करनी थी। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट टू ट्राई सिविल सूट, ये जुरिस्डिक्शन का पूछ लिया, ये सिविल सूट पे है तो ये सीपीसी से था थोड़ा सा पार्ट। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी वर्ड्स, अगेन ये पूछ रहा है पब्लिश का एम्बिट, जो कि हमने पढ़ा था सेक्शन 500 में ऑफ आईपीसी कि पब्लिश का एम्बिट कितना वाइड है। और फिर लिमिटेशन का भी इसमें कुछ कुछ पूछ लिया, चैप्टर 10 का भी। तो ये जो केस स्टडी दी गई थी ये वो शायद एमसीक्यू का ही सब्स्टिट्यूट था, कि जो एमसीक्यूज आपको प्रॉमिस्ड थे कि आपको केस बेस्ड स्टडी से एमसीक्यूज मिलेंगे, वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको केस स्टडी से क्वेश्चन मिले हैं। एमसीक्यूज नहीं थे वो एक अलग बात है, लेकिन केस स्टडी जरूर थी जिसपे से आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सिमिलर ही ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिले हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, भले ये लैंग्वेज बहुत बड़ी दे रखी है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट बेटा क्या पूछ रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ लॉ, और उसमें भी मेनली किसके लिए पूछ रहा है बेटा, जुडिशियल प्रेसिडेंट, कि जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होते हैं। यू नीड टू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, इज इट अ प्राइमरी सोर्स, यस इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, और उसके बारे में आप बता सकते हो टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट भी। देन आफ्टर इसमें पूछा है 2 क्वेश्चन कि कौन से टाइप का प्रेसिडेंट है। तो बेटा पहला वाला इसने बोला है विशाखा गाइडलाइंस वर स्टिपुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से निकलता है वो प्रेसिडेंट बेटा कौन सा होता है, पहली चीज ओरिजिनल प्रेसिडेंट होता है, दूसरी चीज इसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली ऑथोरेटिव प्रेसिडेंट। ये क्या होगा, एब्सोल्युटली ऑथोरेटिव प्रेसिडेंट। जितनी भी लोअर ग्रेड की कोर्ट होगी जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएगी उन पे सब पे ये अप्लाई होगा। तो ये यहां पे आपको बताना था। प्रेसिडेंट फॉर मेनी केसेस ड्यूरिंग 1997 टू 2013, जिससे कि पहले ये एक्ट नहीं आ गया। क्या एक्ट बनने के बाद ये प्रेसिडेंट चलेगा, नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि प्रेसिडेंट किसका पार्ट होता है बेटा, कॉमन लॉ का पार्ट होता है। जबकि एक्ट अगर बन जाता है तो फिर हम उसको स्टेट्यूट में ले लेंगे प्राइमरी सोर्स में। तो जब तक ये स्टेट्यूट नहीं बना था, ये एक्ट नहीं बना था, तो ये कौन सा प्रेसिडेंट माना जाएगा, एब्सोल्युटली ऑथोरेटिव प्रेसिडेंट माना जाएगा। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आया है कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरी हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता, कौन सा प्रेसिडेंट होता है बेटा, परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है ये। तो आपको पहले इसमें एब्सोल्युटली ऑथोरेटिव को एक्सप्लेन कर देना था, फिर उसके बाद बता देना था कि यहां पे ये वाला है। साथ में आप ओरिजिनल भी लिख सकते हो। जो ये हाई कोर्ट वाला है इसके लिए आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं मानती है, ये सिर्फ परसुएसिव वैल्यू होती है। इफ यू वांट टू टेक रेफरेंस यू कैन टेक, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक रेफरेंस फ्रॉम देयर। ये आप इस तरह से इसमें एक्सप्लेन इजीली कर सकते थे। अब इसी तरह के सिमिलर से क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कई चीजें हाँ बहुत ज्यादा ट्रिकी रही। आई वुड से द पेपर वॉज अ लिटिल बिट ट्रिकी। ट्रिक इसलिए क्योंकि सीधे सीधे नहीं पूछा गया कुछ भी। डायरेक्टली अगर हमसे कोई चीज पूछता, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अगर कन्वर्ट कर दूं, व्हाट आर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, ऐसे करके दूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट वुड बी एबल टू आंसर द सेम। बट अगर इस तरह से लैंग्वेज बना के दिया जाए तो कई बार ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आंसर करना। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते, या फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं किया होगा अच्छे से, या फिर जिन्होंने मैराथन्स वगैरह नहीं की या टेस्ट नहीं दिए होंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या लिखना है। और मे बी फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है कि हमेशा ही ओल्ड सिलेबस में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ पे इतना ज्यादा क्या घुमा के पूछा जा रहा है। तो वो थोड़ा सा, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया, पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड, इट वॉज मॉडरेट, ट्रिकी भी था। यस इट वॉज ट्रिकी, ये एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है। फिर उसके बाद ऐसे इन्होंने ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड गिफ्ट डीड का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है बी पार्ट में, कि गिफ्ट दिया है तो उसका मैंने केस भी आपको बता रखा था बेटा, कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा। दोनों जगह पे ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, स्टैम्प एक्ट में भी पढ़ाया था और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी मैंने इसका आपको डिस्कस करके बताया था। उसके बाद प्रॉपर्टी अगर कोई पर्सन बोनाफाइड इंटेंशन के साथ किसी दूसरे को देता है तो क्या वो उसमें लायबल होगा या नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर ये चेक का बाउंस का पूछा गया है आपसे, जो ये हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में
बाउंसिंग ऑफ चेक वगैरह पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये पूछा गया, और लास्ट में ये पूछा गया कि इसको मीडिएशन से सुलझाया जा सकता है या नहीं। तो मीडिएशन हमने कहां पढ़ा है बेटा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन वाला जो चैप्टर था उसमें मीडिएशन पढ़ा है। फिर उसके बाद ये वाला सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स वाले चैप्टर से, सोगा से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, एक स्टेट्यूट के अकॉर्डिंग रोक लगा दी गई थी कि एक्सप्लोजिव नहीं बेच सकते। फिर उसके बाद में आगे बोला गया है कि उसने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। पर देखो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली लैंग्वेज बेस्ड नहीं पूछा गया है। ज्यादातर क्वेश्चन में इसी तरह से आपको स्टडी कुछ दी गई है, केस स्टडी टाइप देके, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन उस चीज का देना है। प्राइवेट बैंक में बंदा डिपॉजिट कराने गया पैसे, ये केस मैंने तुम्हें पढ़ा भी रखा है रेगुलर क्लास में, हमने ये केस क्लास में डिस्कस किया है कि वो पैसे बैंक में ले जा रहे होते हैं, उसी टाइम पे ये बंदा डिपॉजिट करवाने जा रहा होता है और जल्दी जल्दी में गार्ड क्या करता है, इसको गोली मार देता है और इसकी डेथ हो जाती है। इसकी वाइफ फिर कॉम्पनसेशन के लिए केस करती है, तो क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमें बताना था। तो ये क्वेश्चन एज इट इज वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, हमने क्लास में ये पूरा डिस्कस करा था क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में तो कहीं किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी, उसने आराम से कनेक्ट कर लिया होगा। यहां पे फिर ये लिमिटेशन एक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। माइनर का अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा डिसेबिलिटी वाले सेक्शन थे ना 6, 7, 8 जो हमने लिमिटेशन एक्ट में पढ़े थे, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बहुत सिंपल है, बस हाँ थोड़ा सा इसमें भी लैंग्वेज बनाई गई है। फिर उसके बाद 79 सेक्शन किसका होता है बेटा, प्रोटेक्शन टू नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, एनएसपी को जो प्रोटेक्शन मिलती है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया। पर खाली केस लिख दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज एंड अदर्स का 2019 का केस के अकॉर्डिंग बताओ। बट बेटा तुम अगर सेक्शन 79 पढ़ के गए हो एग्जाम में तो आप एटलीस्ट वो तो लिख सकते हो। अगर आपने इस केस को नहीं भी पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं थी, आप 79 सेक्शन तो एक्सप्लेन कर सकते थे, जिसमें वी कैन से कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आर प्रोवाइडेड विद इम्यूनिटी कि they will not be held liable for any loss that is incurred by a person due to the act of third parties। ये हम इसमें प्रॉपरली लिख के आ सकते थे। फिर केस अगर नहीं भी आ रहा तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको, अगर आप थ्योरी पूरी अच्छे से लिखते हो, सेक्शन के प्रोविजन अच्छे से लिखते हो, तो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 मार्क्स तो आपको आराम से इसमें मिल सकते थे। तो अगर किसी बच्चे ने ये देख के छोड़ा है तो दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग कि क्यों छोड़ा, आप 79 सेक्शन लिख सकते थे। फिर उसके बाद ऐसे ही इसमें ये सीआरपीसी के प्रोसीजर से रिलेटेड ये सीआरपीसी का क्वेश्चन, और साथ में इसमें आर्टिकल 21 के बारे में भी पूछा गया है। तो अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर मिक्स चलेगा, थोड़ा सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी इफेक्ट है, थोड़ा सा इसमें सीआरपीसी का भी बताया गया है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बारे में। उसके बाद ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में सब कुछ ही केस स्टडी बेस्ड था। ये तो क्या होता है, पेपर हमारे पास 3 आवर्स का ही ड्यूरेशन होता है। हम थोड़ा सा इसलिए भी पैनिक हो गए क्योंकि जिससे हमें एक्सपेक्टेशन थी वैसा पेपर नहीं आया, इसलिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पूछे ही नहीं गए, दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे। ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड सेक्शन नंबर 34, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में अच्छे से पढ़ रखा है हमने। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ई स्टैंपिंग, चैप्टर नंबर 14 स्टैंप एक्ट, जो पहले चैप्टर 14 था अभी भी शायद चैप्टर 14 ही है, 12 सॉरी चैप्टर 12 है अब। तो ओल्ड सिलेबस में भी ये था एज इट इज, न्यू सिलेबस में भी चैप्टर है स्टैंपिंग का, उसके अकॉर्डिंग ये ई स्टैंपिंग पूछ रहा है बस। आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है बेटा, सेक्शन 3 से लेके 6 तक के आपको बताने थे कि व्हाट इज ई गवर्नेंस एंड ऑल, ये बस आपको डिस्कस करना था। उसके बाद आरटीआई में रिक्वेस्ट कैसे लगाई जाती है इंफॉर्मेशन के लिए, तो आपको प्रोसीजर बताना था कि एप्लीकेशन लगानी है, फीस पे करनी है, पीआईओ को ढूंढना है एंड ऑल। फिर उसके बाद कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट होती है, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर ये कुछ सीपीसी के बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये थोड़े से फिर भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट इनमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद मनोज से अभिनव ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसका हाउस पेंट करेगा और कहीं भी बाकी जगह पेंट नहीं करेगा, पर फिर भी इसने क्या किया,
ब्रीच कर दिया अभिनव ने, तो मनोज इससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इस पे केस कर सकता है या नहीं, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है बेटा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है। तो ये वाला भी पार्ट अगर आपने नहीं किया है तो मैं नहीं मान सकता कि आपने नहीं अटेम्प्ट किया होगा। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो दिस पार्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। फॉलोइंग केसेस इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता बेटा। ये एज इट इज हमने इलस्ट्रेशन पढ़े हैं एविडेंस एक्ट में, और वो यहां पे लिख के दे रखा है। ए ने बी को हॉर्स बेचा और बी ने पूछा क्या ये साउंड है, तो ए ने कहा जाके सी से पूछ लो, सी इसके बारे में जानता है। तो सी ने कहा हॉर्स इज साउंड, तो ये क्या माना जाएगा, एडमिशन या कन्फेशन? यू ऑल नो इट इज एडमिशन। क्या है ये, एडमिशन है। सी ने जो किया है वो एडमिशन कहलाएगा। अब इसमें बताना क्या था आपको, एडमिशन डिफाइन करना था, व्हाट इज एडमिशन, देन आफ्टर आप इसको लिख सकते हो। फिर पूछा है कि ए कमिट्स अ मर्डर ऑफ हिज कलीग, और उसके बाद हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद, और कन्फेस करता है किसके सामने, वाइफ के सामने। वाइफ को कोर्ट बुलाती है, क्या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ गवाही दे सकती है? बेटा कौन सा कम्युनिकेशन होगा, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। दो वाइफ नोज एवरीथिंग, द हस्बैंड हैज मेड अ कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ द वाइफ, बट इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड कन्फेशन बिकॉज वाइफ इज नॉट अलाउड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट द हस्बैंड ड्यू टू प्रिविलेज कम्युनिकेशन, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आता है, तो यहां पे ये एविडेंस नहीं बनेगा। बट यस, यू नीड टू डिफाइन कन्फेशन। कन्फेशन क्या होता है, किन किन कंडीशन में दिया जा सकता है। थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट में दिया गया कन्फेशन कभी भी वैलिड नहीं माना जाता है। पुलिस की कस्टडी में अगर आप हो या पुलिस को दिया है कन्फेशन, तब भी वैलिड नहीं माना जाता है। तो ये आप एक्सप्लेन करके आराम से इसका आंसर लिख सकते थे। तो ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से जो चैप्टर 8 से आया है एविडेंस एक्ट से, वो बहुत ही आसान था, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था। फिर उसके बाद यहां पे ये क्वेश्चन है, प्रोमिसरी नोट राजा और सूरज के बीच में बना, स्टैंप को बाद में इन्होंने लगाया और कैंसिल किया, तो आपको बताने हैं प्रोविजन इंडियन स्टैंप एक्ट के। बेटा कैंसिलेशन ऑफ स्टैंप बताया हुआ है मेरा, कैंसिलेशन ऑफ स्टैंप सेक्शन नंबर 12, आराम से आप बता सकते थे कि कब कैंसिल होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए, और अगर कैंसिल नहीं करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एवरीथिंग इज टू बी रिटन ओवर हियर। उसके बाद आपका है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना लिया टू पे हिज अर्निंग्स टू वाइफ, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, विल द आंसर बी डिफरेंट इफ द हस्बैंड। ये भी बेटा मैंने केस पढ़ा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये केस हमने एज इट इज पढ़ा है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाने से क्या होगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो क्या होगा। जब ये रजिस्टर्ड होगा तो बेटा ये वैलिड माना जाएगा, और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक अरेंजमेंट, और वो फिर एनफोर्सिएबल नहीं होगा। ये बहुत आसान था ये भी। फिर उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है इसका ऑल्टरनेटिव, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन शैल बी अप्लाइड बाय कोर्ट्स व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल प्रोविजन एंड स्पेशल प्रोविजन। तो आप कौन सा इंटरप्रिटेशन का रूल लगाओगे, तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से आया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, इसमें मेनली क्या पूछा है आपको, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा गया है। कस्टम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, कस्टम से रिलेटेड। असेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड कस्टम पढ़ी है हमने क्लास में, आराम से लिख सकते थे। सिविल सूट्स में सम टाइम डिफेंडेंट को सेट ऑफ मिल जाता है, तो सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में डिफरेंस वगैरह पूछा गया है। वॉज द पेपर वेरी डिफिकल्ट, अगर मैंने यहां पे डिस्कस करके आपको बता दिया, क्या अब भी आप कहेंगे पेपर बहुत डिफिकल्ट था? नो, बट yes, I can understand your situation very well because the paper was unexpected. कुछ चीजें promised थी वो नहीं हुई थी, तो आप लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि वो पार्ट क्यों नहीं आया MCQs वाला। बट बेटा अगर MCQs की बात करें तो मैंने जब रेगुलर क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाया तो यही बोला था कि 80% इज सब्जेक्टिव, ओनली 20% इज ऑब्जेक्टिव। तो उस 20% को टारगेट नहीं किया जा सकता। आप 80% के अकॉर्डिंग अगर पढ़ के गए थे तो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था आपके लिए। यस, जो गलत हुआ है वो मैं भी मानूंगा कि दिस इज रॉन्ग, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन फॉर फ्यूचर आई विल मेक यू पीपल अलर्ट कि अब आप ये रखें माइंड में कि हमें सिर्फ सिलेबस पढ़ना है। पैटर्न अभी रिवील फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में सिमिलर पैटर्न चलेगा। तो आगे के पेपर्स के लिए यू जस्ट बी अलर्ट,
कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें. एंड यस, वी आर देयर फॉर यू. इफ यू वांट एनी classes related to CS executive, it is available at ज्ञान सागर classes. यहाँ पे आपको पूरी classes exclusively for CS मिल जाएगी. यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज भी चलती है, मैराथन क्लासेस भी होती है, रिवीजन भी होता है, सब कुछ प्रॉपरली होता है. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो इस पेपर को डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आए होंगे एंड उनमें से बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर भी करेंगे. इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ डिटेल्स रिलेटेड टू सीएस एग्जीक्यूटिव क्लासेस, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ऑफिशियल नंबर है वो आपका ज्ञान सागर क्लासेस का, वहां पे आप कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं रिलेटेड टू द क्लासेस, the duration of the course, as well as the fee structure and all. This is all available over here. Thank you so much.